नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सपर्ट्स चैनल में। हम यहाँ पर साइंस के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पर चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे हैं, उसको आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है और हम पहुँच चुके हैं अब 1.3 पॉइंट पर पदार्थ की अवस्थाएँ। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएँ होती हैं जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। वो होती हैं आपकी ठोस, द्रव और गैस। ठोस मतलब सॉलिड, द्रव मतलब द्रव मतलब लिक्विड और गैस, ठीक है। इसको हम ऐसे उदाहरण समझ सकते हैं जैसे कि पानी है, ठीक है। पानी को अगर हम जमा दें तो वो बर्फ़ बन जाएगा, तो वो ठोस रूप में आ जाएगा, बर्फ़ सॉलिड होती है। वहीं अगर पानी के रूप में है तो वो लिक्विड है, और अगर उस पानी को गर्म कर दें तो वो भाप बन के उड़ जाएगा, तो वो गैस रूप में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के सभी पदार्थ लगभग इन 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस में। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। कणों की क्या विशेषताएं होती हैं, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर के बना होता है। उनकी विशेषताएं क्या होती हैं कि ठोस के अंदर जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण उनकी स्थिति और आकृति निश्चित होती है, ठीक है। बर्फ़ आपने देखा है स्क्वायर शेप में है तो स्क्वायर शेप में होगी, गोल है तो गोल होगी, ठीक है। जबकि वहीं हम बात करें द्रव यानी कि लिक्विड की, जैसे कि पानी है, दूध है, तेल है, मतलब जो भी बहने वाले पदार्थ हैं, तो उनकी ना तो कोई आकृति होती है, ना कोई निश्चित आकार होता है। उनको जिस बर्तन में आप डाल देते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। कारण क्या है? क्योंकि द्रव के जो कण होते हैं वो ठोस की कणों की तुलना में थोड़े से दूर दूर होते हैं, इसीलिए उनमें जो जगह है, खाली स्थान है, वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक गति कर सकते हैं। तीसरे, गैस के अणु ठोस और द्रव की तुलना में सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से जो गैस होती है वो किसी भी दिशा में गति करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, ठीक है। और इसकी एक खासियत और है कि यदि हम इन ठोस, द्रव या गैस को गर्म करें तो इनके अंदर जो कण हैं उनकी जो गति है वो बढ़ जाती है, यानी कि ताप बढ़ाएंगे आप, टेम्परेचर उनको बढ़ा देंगे तो वो गति बढ़ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्फ़ को अगर आप बर्फ़ जो कि ठोस रूप में है उसको अगर गर्म करेंगे तो वो पिघल करके पानी बन जाएगा। यानी कि ठोस जो होता है उसमें कण पास पास होते हैं, लेकिन आपने गर्मी दी तो वो कण दूर दूर हो गए और वो क्या बन गया? द्रव बन गया, ठीक है। क्योंकि दूर दूर क्यों हुए? क्योंकि उनकी जो गति है वो बढ़ गई, और गति बढ़ जाने की वजह से ठोस के जो कण थे जो पास पास थे, जिनको एक बल के द्वारा बंधे हुए थे, गति बढ़ने के कारण वो बल कमज़ोर पड़ जाता है और वो दूर दूर हो जाते हैं और द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव में बदल जाते हैं, लिक्विड में बदल जाते हैं, यानी पानी का रूप ले लेते हैं। वहीं अगर हम पानी को गर्म करें तो उनकी गतिज ऊर्जा और बढ़ जाती है, उनकी स्पीड और बढ़ जाती है, और वो और तेज़ी से गति करने लगते हैं और वो द्रव की सीमा को तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, अर्थात गैस का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ताप बढ़ाने पर पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी गति में, उनकी स्पीड में भी वृद्धि हो जाती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो एक शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है, विस्तार से थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्रियाकलाप आप पढ़ लीजिएगा, इसमें लगभग वही चीज़ें बताई गई हैं कि जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, ये सारी चीज़ें क्या हैं? लिक्विड हैं। विभिन्न प्रकार के आकार के बर्तन लेंगे तो उन्हीं का रूप ये धारण कर लेंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, द्रव की क्या खासियत है कि उसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। आकार और आयतन, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर लगा हुआ आकार और आयतन जो है वो निश्चित नहीं होता है। आकार नहीं निश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन मतलब, आयतन का अर्थ होता है कि उसकी मात्रा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि द्रव की जो मात्रा है वो निश्चित होती है, बिल्कुल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पानी को अगर आप जग में डाल देंगे, जग का रूप ले लेगा, और इसको आप गोल बर्तन में डाल देंगे, गोल का रूप ले लेगा। लेकिन पानी अगर 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जग में डालेंगे तो 10 लीटर हो जाएगा या 2 लीटर हो जाएगा, है ना। तो मतलब आयतन तो निश्चित रहेगा, लेकिन उसका आकार बदल जाएगा, ठीक है। तो जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव, लिक्विड जो होते हैं उनको जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसी का आकार ले लेते हैं, और इनका आकार एक ना होकर के जगह के हिसाब से, बर्तन के आकार के हिसाब से बदलता रहता है। इससे पहले हमने बताया था कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है, यानी कि ठोस, सॉलिड जो होते हैं, और लिक्विड, इन दोनों को हम आपस में मिला सकते हैं। किसमें? लिक्विड में। जैसे कि पानी है, अगर उसमें ठोस चीनी को घोला जाए तो वो पानी में आसानी से विसरित हो जाती है, घुल जाती है, ठीक है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। भाई पानी के अंदर मछलियाँ सांस कैसे ले पाती हैं? वो भी तो ऑक्सीजन लेती हैं,
क्योंकि पानी में ऑक्सीजन जो कि एक गैस होती है वो द्रव यानी पानी में घुली हुई रहती है। इसका मतलब क्या है कि वातावरण की गैसें भी विसरित होकर जल में घुल जाती हैं, जिसकी वजह से जो जलीय जंतु हैं और जो मछलियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, वो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अनिवार्य गैस ले पाते हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन के निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं, सभी सांस लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम क्या निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि लिक्विड के अंदर यानी पानी के तरल पदार्थ के अंदर ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है, यानी कि तीनों रूप ठोस, द्रव, गैस तीनों किस में मिल सकते हैं, किस में घुल सकते हैं, द्रव के अंदर। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है ना। भाई जो लिक्विड है उसको घुलना आसान होता है, जो कोई चीज़ यार गाढ़ी है ठोस रूप में है तो उसे घुलना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र गति से गति करते हैं। द्रव अवस्था में पदार्थ के कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, जबकि ठोस में क्या होता है वो बहुत कसकर बंधे होते हैं, पास पास बंधे होते हैं, जगह ही नहीं होती है ना। ठोस की अपेक्षा द्रवों के कणों में क्या होता है, रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, यानी स्पेस ज़्यादा होता है, तो वो अपने स्पेस में गति कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे ही जो है गैसीय अवस्था के बारे में बात करें तो आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो कि गैस का सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है, उड़ने वाला गुब्बारा होता है। उससे पता लगाएं कि वो सिलेंडर में कितने गुब्बारे भर लेता है, एक सिलेंडर के अंदर उसमें कितने गुब्बारे भर सकता है और उस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। कभी आए आपके पास पूछिएगा। ठीक है, ये एक सिरिंज जिसमें दिया हुआ है तो उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से मतलब किस में बल आसानी से लगाया जा सकता है। इसमें उसने बताया है कि 100 ml की 3 सिरिंज लेनी है। सिरिंज मतलब जो इंजेक्शन होता है वो लेना है। एक सिरे में खाली रखना है, एक इंजेक्शन को, एक में हवा रहने दें, दूसरे में जल और तीसरे में चौक के टुकड़े भर दें और उसका ढक्कन जो है वो किसी चीज़ से बंद कर दें और फिर उसको दबाएं। तो कौन सा इंजेक्शन दब जाएगा आसानी से, तो जाहिर सी बात है ये आसानी से क्या दब जाएगा, जिसमें हवा भरी होगी। ठीक है, तो उससे हमने क्या देखा कि ठोसों और द्रवों की तुलना में जो गैस होती हैं उनको आसानी से संपीड्य मतलब दबा सकते हैं, दबाया जा सकता है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली गैस जो होती है LPG, जो सिलेंडर आता है घर में, उसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। या अस्पतालों में जो ऑक्सीजन का सिलेंडर मरीजों को दिया जाता है उसमें क्या होता है, बहुत ही जो है दाब लगा करके गैस को दबा करके सिलेंडरों में भरा जाता है। मशीनों के द्वारा पूरी ताकत लगा करके गैस को दाब लगा करके उन सिलेंडरों में भरा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब सिलेंडर जब हम हिला के देखते हो तो ऐसा लगता है वो पानी जैसा उसमें भरा हुआ है। आप हिला करके देखिए उसको, तो होता क्या है, दरअसल गैस के जो अणु या कण जो दूर दूर होते हैं वो दाब लगाने से, प्रेशर लगाने से क्या होता है कि वो पास पास आ जाते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और सिकुड़ करके गैस सिलेंडर के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीडित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG जिसको कॉमनली हम ज़्यादातर बोलते हैं, जो आजकल ऑटो में और इको गाड़ी है, कई तरह की कार वगैरह में भी भरी जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा चलन में आ चुकी है। क्योंकि संपीडितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित किया जा सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गैस को हम एक छोटे से सिलेंडर में दबा करके आसानी से भर सकते हैं और उस सिलेंडर को फिर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। देखिए इसमें हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है, खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। ये गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। देखिए सबसे ज़्यादा जो गति होती है वो गैसों की होती है, यानी गैसों के कणों की होती है। ठोस में चूँकि उनका आकार निश्चित होता है, क्योंकि ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं और एक मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं, इसलिए वो अपनी स्थान से गति नहीं कर सकते, मतलब किसी स्थान को छोड़ नहीं सकते। वहीं द्रवों की बात करें तो द्रवों के कण होते हैं दूर दूर ठोसों की तुलना में, जिसकी वजह से वो गति कर सकते हैं, अर्थात वो द्रव होते हैं वो बहने योग्य गति कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें गैसों के कणों की, तो गैसों के कण जो है किसी भी दिशा में स्वतंत्र रूप से गति करने के लिए पूर्णतः मुक्त होते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो सर्वाधिक होता है ठोस और द्रवों की तुलना में। ठीक है, इसीलिए गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। ठीक है, इसीलिए जो गैस होती है यानी गैस जो महक होती है वो दूर तक हमारे पास आ जाती है गरम गरम खाने की। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ठोस के कण पास पास हैं, द्रव के कण थोड़े से दूर दूर हैं ठोस की तुलना में, वहीं गैस के कण बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। ठीक है, गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है, अनियमित होती है, जिगजैग होती है, उल्टी सीधी। आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे आपके घर में अंधेरा है और आपकी खिड़की में से जो छेद होता है उसमें से धूप की किरण आ रही होती है, तो उसमें जो छोटे छोटे धूल के कण तैर रहे होते हैं, तो वो गति कैसी होती है, अनियमित होती है और बहुत ही तीव्र होती है।
है ना। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कुकर, जब हम कुकर में खाना बनाते हैं तो कुकर में सीटी लग जाती है, यानी कि इतनी भारी लोहे की सीटी को भी जो गैस है वो ऊपर उठा देती है। या चाय के बर्तन में आपने देखा होगा, चाय जब खोलने लगती है तो चाय का ढक्कन ऊपर से उठ करके अगर हम उसको नहीं खोलें तो अपने आप गिर पड़ता है। तो क्यों, इसका मतलब क्या है कि गैस जो है, गैस के जो कण हैं वो ठोस की दीवारों पर या बर्तन की दीवारों पर क्या लगाते हैं, दबाव लगाते हैं, और इतना अधिक दबाव लगाते हैं कि वो एक ठोस पदार्थ को, एक लोहे की या धातु की बर्तन को भी उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहे हैं, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। बिल्कुल, घनत्व एक्चुअल में क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी घनी है ना। एक कमरे में अगर 2 लोग हैं तो उस कमरे का घनत्व क्या है, कम है। वहीं एक कमरे को ठूस ठूस के लोगों से भर दिया जाए तो उनका घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब वही है कि कोई चीज़ जब पास पास है और बहुत ज़्यादा मात्रा में एक छोटी सी जगह में मौजूद है तो वो ज़्यादा घनत्व कहलाएगा। वहीं उसी जगह में अगर 1 या 2 चीज़ है, यानी कि कम संख्या है किसी चीज़ की, तो वो कम घनत्व वाली वस्तु कहलाती है। इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रति आयतन, यानी कि आयतन यानी कि ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, तीनों का गुणा करेंगे तो आयतन का फॉर्मूला है। यानी कि कमरा मान लीजिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, इस कमरे के अंदर कितना द्रव्यमान भरा हुआ है, कितना वेट है, तो जितना ज़्यादा है उतना ही घनत्व ज़्यादा है, जितना कम है उतना घनत्व कम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है हमको। तो वायु क्या है, गैस है। ठीक है, तो गैस के जो कण होते हैं दूर दूर होते हैं, अतः वायु का घनत्व कैसा होगा, कम होगा। चिमनी का धुआं के अंदर जो कोयला होता है उसके कण होते हैं। ठीक है, वायु आपने देखा होगा बिल्कुल साफ़ होती है और पारदर्शी होती है, उसे हम देख नहीं सकते, लेकिन धुएं को हम देख सकते हैं क्योंकि उसके कण बड़े होते हैं। अर्थात चिमनी का जो धुआं होगा वो, उसका जो घनत्व होगा वो वायु से ज़्यादा होगा। शहद की बात करें तो शहद जो है वो अर्ध ठोस है, सेमी सॉलिड है, मतलब कह सकते हैं लिक्विड है एक तरीके से, तो उसका भी जो घनत्व है वो चिमनी के धुएँ से ज़्यादा होगा। वहीं अगर हम जल की बात करें तो जल का जो घनत्व है वो शहद की तुलना में कम होगा। ठीक है, क्योंकि आप जब पानी में शहद डालेंगे तो शहद जो है नीचे बैठ जाता है पानी के, क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है, वहीं अगर हम तेल की बात करें तो तेल का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है, इसलिए तेल जो है पानी के ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, चौक का घनत्व ज़्यादा होगा पानी की तुलना में। ठीक है, क्योंकि यार चौक को भी अब उसमें डालेंगे तो वो भी नीचे बैठ जाती है। रुई और लोहे की अगर बात करें तो लोहे का घनत्व ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी में रुई तो तैरेगी बट लोहा डूब जाएगा। ठीक है, लोहे का वेट ज़्यादा होगा। पदार्थ की विभिन्न, तो आप अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से आप ये खुद जो है इसका एक क्रम व्यवस्थित करिएगा कि किसका घनत्व ज़्यादा है और किसका कम है। ठीक है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध करना है आपको। तो करना कुछ नहीं है, एक टेबल बनानी है, जिसमें पहली टेबल में ठोस, दूसरी में द्रव और तीसरी में गैस आपको नाम देने हैं। उसमें फिर पॉइंट लिख करके आपको बताना है कि ठोस के कण पास पास होते हैं, द्रवों के कण ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं, गैस के कण सबसे अधिक दूर दूर होते हैं। ठोस के कण मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं, द्रव के कण ठोसों की तुलना में कमज़ोर आकर्षण बल से बंधे होते हैं, और गैस के कण बहुत ही कमज़ोर, अत्यंत कमज़ोर और नगण्य बल से बंधे होते हैं। ठीक है, ठोस के अणुओं की गति सबसे कम होती है, द्रवों के अणुओं की गति ठोस की तुलना में अधिक होती है, वहीं गैस के अणुओं की गति सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है तीनों में अंतर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। दृढ़ता, संपीडितता, तरलता। दृढ़ता, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा दृढ़ है, मजबूत है, ठोस है, सॉलिड है। ठीक है, संपीडितता मतलब कि कोई चीज़ कितनी अधिक दबाई जा सकती है ना, कितनी अधिक दबा कर छोटी की जा सकती है, उसको कितना ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, संपीडितता। तरलता मतलब कोई भी चीज़ जो बहने योग्य हो, जैसे कोई भी लिक्विड होता है, दूध, तेल, पानी, ये सब क्या है, तरल हैं, तरलता की लिक्विडिटी। बर्तन में गैस का भरना, तो बर्तन में गैस का भरना, किसी भी गैस को आप जानते ही हैं कि गैस जो है बहुत अधिक संपीड्य होती है, अतः इसको दबा करके किसी भी बर्तन में भरा जा सकता है। आकार यानी कि उसकी आकृति। गतिज ऊर्जा और घनत्व। गतिज ऊर्जा, अणुओं की गति के कारण उनके अंदर जो ऊर्जा होती है, अणुओं के अंदर उनकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो उनकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। वहीं घनत्व की द्रव्यमान प्रति आयतन को घनत्व कहा जाता है। आपको मैंने समझाया भी है कि किसी जगह पर
कोई चीज़ कितनी मात्रा में उपस्थित है। अगर ज़्यादा मात्रा में एक छोटी सी जगह है, मान लीजिए 1 फुट की जगह, एक कमरे के अंदर बहुत सारे आदमी हैं तो उसका घनत्व ज़्यादा है, और अगर उसी कमरे में कम आदमी है तो उसका घनत्व कम है। समझें बात को, मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं, कारण बताएं। क्या कारण बताना है? गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, क्योंकि गैस जो है अधिक संपीड्य होती है और उसको प्रेशर लगा करके हम उस पूरे बर्तन में भर सकते हैं। इसके साथ गैस जो होती है, उसके जो कण होते हैं वो चारों दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए वो उस बर्तन की हर एक कोने में जो है बैठ जाती है, उपस्थित हो सकती है, भर सकती है। दूसरा है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। जी बिल्कुल डालती है, क्योंकि गैस जो है पदार्थ है, और पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ का द्रव्यमान होता है और वो जगह घेरता है, ठीक है। तो गैस जो है उसमें भी वेट होगा, चाहे कितना भी हो, ठीक। तो उसमें जब हम गैस भरते जाते हैं जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर आप कुकर में सीटी ना लगे या आपकी कुकर की सीटी ख़राब हो जाए तो कुकर फट जाता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से? क्योंकि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। लकड़ी की मेज़ ठोस कहलाती है, क्यों? क्योंकि लकड़ी की मेज़ का जो आकार होता है वो निश्चित होता है और वो बदलता नहीं है, ठीक है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े को हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि हवा का घनत्व लकड़ी के घनत्व से कम होता है। अब कोई चीज़ जब इसका घनत्व कम है तो उसके बीच की दूरी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं। वहीं जो ठोस होता है उसका घनत्व बहुत अधिक होता है, तो वहाँ जो जगह होती है बहुत कम होती है अणुओं के बीच में, इसलिए वहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरता हुआ देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों? इसका